ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर का वर्गीकरण मतलब क्या होता है? जैसे कंप्यूटर होते हैं ना, वर्गीकरण मतलब कंप्यूटर बनाए तो है ना, पर क्या सभी कंप्यूटर सब लोग चला सकते हैं? जैसे तुम जो यहाँ जो कंप्यूटर चला सकते हो ना, ये एक सामान्य तरह के कंप्यूटर है ना, डेस्कटॉप साइड के कंप्यूटर होते हैं, और कुछ लोग जल्दी, कुछ कंप्यूटर जल्दी काम करते हैं, कुछ कंप्यूटर आराम से काम करते हैं ना। तो जो कंप्यूटर हाई लेवल के होते हैं ना, वो कहाँ रखी है जो अपने लाए हो वो सामान है? वहाँ रखी है, क्या बोला, आईसीटी लैब में रखी है। तो जो कंप्यूटर, वो जो कंप्यूटर होते हैं ना जो जल्दी काम करते हैं, उनको एक अलग जगह रखी हुई है। और जो जैसे कि अपना होता है ना, बाद में क्लास लगती है एक, और पहले जो लेक्चर लग गया, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से लगाए ना, मतलब उनको अलग अलग वर्ग में बांट दिया है ना। तो ऐसे ही कुछ कंप्यूटर्स को भी अलग अलग वर्ग में बांटा गया है ना। तो देखते हैं और कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया है 3 आधार पे। पहला है हमारा कौन सा? आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के। दूसरा है अपना उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा है अनुप्रयोग के आधार पर। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो आकार के आधार पर कोई किन-किन को बांटा गया है ना, तो ये और भी है। जो आकार के आधार पर जिनको बांटा गया है ना, वो कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? एक तो होता है अपना माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद में मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। ये चारों कंप्यूटर किन किन के आधार पर होते हैं? आकार के आधार पर। इसके बाद में सुपर कंप्यूटर भी है ना, 5 कंप्यूटर होते हैं ना। इसके बाद में बात करते हैं अपन उद्देश्य के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर। तो ये होते हैं सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद में एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन सबको अपन क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आकार के आधार पर। आकार के आधार पर 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर हम किसे बोलते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफी सस्ती हो गई है ना। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं कि डेस्क पर सरलता से रखा जा सकता है। इन कंप्यूटर आने चिप भी कहा जाता है ना। आधुनिक युग के माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार के हो सकते हैं, या फिर पुस्तक के आकार के, या फिर एक घड़ी के आकार के भी हो सकते हैं। माइक्रो माइक्रो मतलब होता है छोटा। माइक्रो का मीनिंग ही क्या होता है? छोटा, ठीक है। तो छोटा मतलब कि जैसे पहले कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, अब कितने बड़े कि इतनी सी जगह में कंप्यूटर रख लिया, सीपीयू रख दिया, उसी सीपीयू के ऊपर ही हमने मॉनिटर रख दिया, और उसी के ऊपर अपन ने क्या बोलते हैं उसको, माउस और कीबोर्ड रख दिया है ना। तो ये कितना छोटा हो गया। इसके बाद में इससे भी छोटे छोटे आने लग गए। और घड़ी होती है ना अपनी, जो डिजिटल घड़ी आ रही है आजकल, टच घड़ी जिसे हम बोलते हैं, वो भी क्या है, कंप्यूटर ही तो है ना, उसमें भी चिप लगी हुई होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो कौन सा हो गया अपना माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। अब माइक्रो कंप्यूटर तो ये होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के भी बहुत सारे, जैसे मान लो कि अगर कंप्यूटर दादाजी है ना, तो जो उनके आकार के आधार पर है ना, वो उनका एक लड़का है, ठीक है। और उनके भी कुछ लड़के हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर नाम का एक लड़का है, उनके भी फिर 5 लड़के हो गए है ना। तो ऐसा एक काम होता है। ऐसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। इसके बाद बात करो, लैपटॉप भी होता है, पाम टॉप होता है। तो यहाँ तक आपने सुना होगा, टैबलेट भी आपने सुना होगा, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये भी नहीं सुना होगा, और वर्क स्टेशन तो आपने सुना ही नहीं होगा है ना। तो अभी थोड़ी थोड़ी करके अपन इधर झांकी देखते हैं ना। ये देखो, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर सबने देखा है ना। तो ये अपना होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी, तो क्या बताऊंगा, बस इतना ही है, आप सबको पता ही है, सबने चला रखा है ना। तो जो अपना कंप्यूटर है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। देखो डेस्क मतलब होता है क्या कि एक टेबल, तो जो टेबल पे रख के अपन जो चलाते हैं ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे लैपटॉप की। तो ये सारे क्या है, लैपटॉप है। देखो लैपटॉप में क्या होता है, जो लैपटॉप जो होते हैं है ना, इनको हम हाथ पे उठा करके भी काम कर सकते हैं। इसको फोल्ड करके बैग में रख के हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अपना डेस्कटॉप होता है, वो लाइट जाएगी ना तो बंद हो जाएगा, पर इसका क्या काम रहता है, ये लाइट चली जाएगी तो भी ये चार्ज रहेगा, तो ये बंद नहीं होगा है ना। इससे समथिंग, इससे अपन है ना पूरे 24 घंटे भी काम करवा सकते हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है उसकी बैटरी में है ना। इसके बाद में बात करता हूँ लैपटॉप की इतनी खूबियां हो गई। अब इसके बाद बात करता हूँ मैं पाम टॉप की। देखो ये आपको कैलकुलेटर जैसा दिख रहा होगा ना, ये पाम टॉप है।
ये कैलकुलेटर बोलने की गलती मत करना। हाँ, इससे कैलकुलेटर का काम अपन कर सकते हैं, पर ये कैलकुलेटर नहीं, ये पाम टॉप है। सेम टू सेम लैपटॉप से जो काम कर सकते हैं ना, वो काम अपन इससे भी कर सकते हैं, पर इसकी डिस्प्ले भी छोटी कर दी, बटने भी छोटी कर दी। ये इतना, ये आधे किलो का भी नहीं होगा, है ना, आधे किलो का तो होगा ही नहीं, 200 ग्राम के समथिंग का भी नहीं होगा। और इसको है ना अपन क्या कर सकते हैं, हथेली पे रख के और ऐसे चला सकते हैं। ये खुलता भी है, ऐसे करके बंद भी हो जाता है, ठीक है ना। ये सेम टू सेम लैपटॉप की जैसा होता है बिल्कुल, पर इसका नाम पाम टॉप इसलिए क्योंकि जो पाम होता है ना, ये हथेली को हम इंग्लिश में पाम बोलते हैं, और हथेली के ऊपर रख के इसको चला सकते हैं ना, इसलिए इसको पाम टॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन बेंच पे रख के चला सकते हैं, इसलिए उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ टैबलेट की। आपने पता ही होगा, फोन का बड़ा भाई है ना, उसको अपन टैबलेट बोल सकते हैं। अपना फोन होता है, उससे दुगने आकार का अगर देखो तो टैबलेट होता है। आजकल सभी सरकारी टीचर को रखना जरूरी हो गया है ना, तो आप लोगों को इनके बारे में तो पता ही होगा। तो ये इसके बाद करते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की। तो ये सब आपको दिख रहे होंगे ना, ये कभी देखे हैं क्या आपने? अरे ये जो अपने नोकिया का, वीवो का मोबाइल आते हैं ना, ये वही होते हैं ना, पर ये क्या है, कुछ अलग तरीके से डिजाइन किए हुए हैं। तो मैंने ये इसलिए रखे ताकि एक बार में देखने में आपको समझ में नहीं आए। तो ये सब फोन ही है, एंड्रॉइड फोन हो सकते हैं या फिर कीपैड वाले फोन हो सकते हैं। जो अपने पर्सनल काम के लिए जो डिजिटल मशीन है ना, उसी को बोलेंगे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट क्या होता है, काम करने वाला इंसान होता है। जैसे कि मैं मेरा असिस्टेंट रखूंगा, तो मैं उसको कुछ भी काम के लिए बोलूंगा, वो करेगा ना, उसको असिस्टेंट बोलते हैं। तो ये डिजिटल असिस्टेंट है, डिजिटल काम इससे कुछ भी करवा लो, सब काम करता है ना। बिना मोबाइल के आजकल कोई खाना भी नहीं खाता है, तो ऐसा काम इसका हो रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ वर्क स्टेशन। तो वर्क स्टेशन ऐसा रहता है कि इसमें क्या है, कंप्यूटर का सेट रहता है, द सेट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। जैसे कि देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेरे को ऑफिस बनाना है ना। अब ऑफिस में अगर एक को वहां बिठाऊंगा, एक को वहां बिठाऊंगा, एक को वहां बिठाऊंगा, तो अगर उसको उससे कुछ पूछना है या उसको कुछ फाइल देनी है, तो मेरे को इतनी लंबी केबल लगानी पड़ेगी, केबल के माध्यम से फाइल जाएगी, है ना। तो ये क्या होता है, जैसे कोई ग्रुप वर्क करते हैं ना, जैसे कि कोडिंग कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना, तो सॉफ्टवेयर अगर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग पार्टीशन सबको दे दिया जाता है। जैसे कि ये वाला मेरा स्टेशन है ना, ये वाले को मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया। यहाँ पे 6 लोग हैं, देखो 1 2 3 और ये 4 5 6, 6 कुर्सियां है ना, मतलब 6 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और 6 ही क्या है मेरे पास में यहाँ पे सिस्टम है। अब मेरे को यहाँ, ये मैंने इसलिए किया है, बड़ा हो जाएगा नहीं होगा। अब यहाँ क्या हुआ कि देखो बस इतनी सी गैप है दोनों कंप्यूटर के बीच, है ना। मेरे को केबल कितनी लगानी है, बस इतनी सी लगानी है ना। मैं ये इधर केबल लगा दूंगा, मतलब 6 कंप्यूटर को मैंने एक ही जगह कनेक्ट कर दिया और उनको पास में रख दिया, ताकि किस लिए, वर्क करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्टेशन बना दिया, है ना। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्क स्टेशन। तो ये सब आकार के आधार पे है, क्योंकि देखो जो मेरा डेस्कटॉप है वो बड़ा था, तो उतने बड़े जो रहेंगे उसको मैं डेस्कटॉप बोलूंगा। जो लैपटॉप के साइज के जितने भी चीज रहेंगे उनको सबको लैपटॉप, आकार के आधार पे हुआ ना। तो ऐसा कैसे ही सिस्टम है। तो इसको यहाँ 4 लोगों का काम था, मैंने 1 2 3 4 ऐसे बिठा दिया उनको गोल गोल चेयर करके, है ना। तो अगर इसको कुछ पूछना है, यहाँ इस वाले इंसान से ये वाला इंसान बात कर सकता है कि नहीं कर सकता, आराम से कर सकता है ना। तो ये एक सेटअप, द सेटअप कंप्यूटर्स है ना, इनको मैं क्या बोलूंगा, वर्क स्टेशन, ठीक है ना। तो अपना आकार के आधार पे खत्म हो गया क्या, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स, है ना। तो ये भी एक मिनी कंप्यूटर्स होता है, मतलब कि ये क्या होता है, उससे थोड़ा कम होता है, जो माइक्रो होता है ना, उससे वो थोड़ा छोटा हो जाता है ना। इसके बाद बात करता हूँ आकार के होते हैं, इनकी कार्य क्षमता और कीमत दोनों उनसे दुगनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दुगनी, क्योंकि ये अगर उससे छोटे हुए और काम जल्दी करेंगे तो कीमत तो दुगनी होगी ना। जो इंसान ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो ज्यादा रुपए में भी तो आएगा ना। तो इसलिए इसकी कीमत क्या हो गई, दुगनी हो गई, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर सकता हूँ कि इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मतलब जैसे IBM हो गई, ये बहुत बड़ी कंपनी होती है ना। तो इससे जो छोटी छोटी कंपनियां होती है ना, जो अभी नए नए स्टार्टअप करती है, वो इसी प्रकार के कंप्यूटर को लेती है। क्यों, क्योंकि ये जल्दी काम करते हैं इसलिए, ठीक है। अब इसके उदाहरण होते हैं, जैसे कि HP कंपनी हो गई, है ना, HP 9000। इसके बाद में ये RISC 6000, ये सब कंपनियों के नाम है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है ना। इसके बाद में बात करता हूँ अगले की। तो मेरा जो अगला है आगे मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तो पढ़ा था हमने। ये मेनफ्रेम कंप्यूटर है ना। अब मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, तो ये है ना, ये आकार में अत्यधिक बड़े ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं, ठीक है। और अपन आगे बात करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो बैंक वगैरह रहते हैं उसमें बिलों का इधर किधर ट्रांजैक्शन होता है ना। इसके बाद में ये
बाकी तो मिनी कंप्यूटर लगा सकते हैं ना, और मेन फ्रेम कंप्यूटर उन सब में एक ही रहता है ना। उससे क्या होता है कि जितने भी चढ़ाए ना बिल वगैरह कुछ भी, तो वो उसी से जनरेट होते हैं। तो पूरे ऑफिस में बस एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, क्योंकि ये महंगा भी बहुत ज्यादा होता है और काम बहुत स्पीड से करता है, और उलझने का काम इसमें बिल्कुल होता नहीं है बिलों का वगैरह का। देखो कर्मचारियों का भुगतान करने का, जैसे कि कुछ भी कर्मचारी होते हैं ना, कर्मचारी मतलब समझते हो सर्विसमैन, जो भी टीचर वगैरह है या कुछ भी है ना, उन सबका जो भी पेमेंट होता है वो एक साथ करते हैं। अब एक साथ सोचो लाखों टीचर होंगे ना अपने यहाँ पे, वो इसमें अब उनका सारे का एक साथ अगर पैसा भेजना हो तो कैसे भेजेंगे, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से भेजते हैं ना। इसके बाद बात करता हूँ कि यहाँ पर भुगतानों का ब्यौरा हो गया, बिल भेजने का काम भी हो गया ना। अब क्या क्रे1 होता है, क्रे1 नाम ये किसका है, कंप्यूटर का नाम है ये, ठीक है। इसके बाद में ये सब जितने भी है ना, साइबर, IBM, ये सब है। IBM एक कंपनी है, थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था ना, बहुत बड़ी कंपनी है, ये सिर्फ कंप्यूटर ही बनाती है ना। तो IBM 4381 ये क्या है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर का नाम है ना। इसके बाद बात करता हूँ मैं अगले चीज की, तो जो अगला है वो है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या है, इनका भी बाप है, वो और भी स्पीड से काम करता है, वो इतनी स्पीड से काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद में इतनी बड़ी उसकी मेमोरी है कि उसमें आप कितनी चीजें रख लो कभी भराएगी ही नहीं, है ना। और अपने यहाँ इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर है ना, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी इसी में लिखा होगा, दैट इज परम 10,000, 10,000, परम 10,000 नाम का जो कंप्यूटर है ना, वो सुपर कंप्यूटर है। ये बात ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा कहीं भी आता भी है। इसको बनाया किसने था, तो सीडेक नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, सीडेक नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, ठीक है। अब बात करता हूँ सबसे पहले कब बना था, तो सबसे पहले बना था 1976 में, ठीक है। क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था और उसका नाम रखा था क्रे1। क्या रखा था, क्रे1। देखो यहाँ लिखा है सर्वाधिक गति, सबसे ज्यादा गति से काम यही करता है। संग्रह क्षमता मतलब कि सबसे ज्यादा मेमोरी भी इसी के पास है, और उच्च विस्तार मतलब ये इससे आप कुछ भी काम करा लो, ये कभी भी मना नहीं करेगा, है ना। तो ऐसा इसका काम होता है। इनका आकार सामान्य कमरे के बराबर होता है, सोचो कितना बड़ा होगा, एक कमरे के बराबर इसका आकार होता है ना। इसके बाद बात करता हूँ विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था, 1976 में बनाया था, नाम रखा था क्रे1, ठीक है। अब ये तो कब हुआ, किसकी बात है, विश्व की, पूरे जगत की, इंडिया से बाहर की, है ना। और इंडिया के अंदर की बात करें तो भारत में जो बना था वो बनाया था सीडेक नाम के एक इंसान ने, ठीक है। इसका विकास सीडेक ने किया था। इनका विकसित रूप परम 10,000 है, ठीक है। इसके बाद में सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी के लिए करते हैं, है ना। मौसम की भविष्यवाणी बताते हैं ना पहले कि कल इतने डिग्री बारिश होगी, इस क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है, तो ये सब परम महाराज का ही काम है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे की, तो अब अपन बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपना सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, है ना। तो सामान्य उद्देश्य जो कंप्यूटर है ना, इनकी अपन बात करते हैं ना, इसमें कम है। देखो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर मतलब क्या रहेगा कि जो सामान्य कार्य में काम आते हैं, जैसे अपने पास जो कंप्यूटर है ना, वो इसी टाइप के कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कि जितने भी कंप्यूटर काम में आते हैं ना, सामान्य काम में, जैसे कि अपन कुछ भी गेम खेलते हैं या फिर अपने घर पे रहते हैं या कहीं ऑफिस में रहते हैं ना, वो सब सामान्य उद्देश्य रहते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य मतलब जिनका एक विशिष्ट काम के लिए रखा गया है, जैसे कि मैंने बोला था मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिनका बिल भुगतान के लिए गया है, जैसे परम कंप्यूटर है अपना, सुपर कंप्यूटर है, ये सब किस में आते हैं, विशिष्ट कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये हो गए अपनी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर की। अब एक और बचा हुआ है, अनुप्रयोग के आधार पर। अब आपको पता होगा ना अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर होता है, तो अनुप्रयोग के आधार होते हैं तीन, एक एनालॉग, एक डिजिटल और एक हाइब्रिड। अनुप्रयोग मतलब उनके काम के आधार पे, वो क्या क्या काम कर सकते हैं ना, उनके आधार पे बांटा गया है, ठीक है। तो ये तो अभी आपके सामने बस ऐसे एक झांकी बना दी थी मैंने, इसलिए बाकी आगे बताऊंगा, है ना। तो ये देख लो एनालॉग कंप्यूटर, ये लिख इसलिए दिया है ताकि कुछ भूल जाए ना, तो यहाँ से पढ़ के और बता दिया जाए। तो ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। तो भौतिक मात्रा है, अब भौतिक मात्रा है मतलब कि देखो दाब, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने प्रेशर दाब का, है ना। तो किसी का भी दाब अगर निकालते हैं, है ना,
कि वो कितना दाब है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं, वो सब जो काम करता है निकालने का, वो कौन से कंप्यूटर करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद में तापमान, तापमान निकालने का काम करते हैं, वो कौन से कंप्यूटर करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद में लंबाई, लंबाई निकालने का काम कौन करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद में पारे, पारे मतलब सबसे तरल धातु होती है पारा, है ना, तो पारा क्या टेम्परेचर नापता है ना वो, तो वो उसका भी जो अपने को जो निकालते हैं ना, वो किससे निकालते हैं अपन? एनालॉग कंप्यूटर से। तो देखो ये एनालॉग कंप्यूटर क्या काम कर रहा है, किसके आधार पे निकाल रहा है? ये अपने अनुप्रयोग के आधार पे, है ना, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी कि माप के आधार पर इनके परिणामों को देखो अंकों में बदलता है ना, उसको मैं एनालॉग कंप्यूटर बोलूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर वो अंकों में बदल रहा है और यहाँ से बात करता हूँ डिजिटल की, तो ये क्या कर रहा है? ये आजकल का जो आधुनिक युग है ना, इसमें अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो सब काम कर सकते हैं। इसके बाद में बात करता हूँ ये इनपुट किए गए डेटा को, प्रोग्राम्स को 0 और 1 के फॉर्मेट में, ये जरूर ध्यान रखना। देखो आप कीबोर्ड से बटन दबाओगे ए नाम की, क्या दबाओगे? ए नाम की, तो उसके अंदर वो जो जाएगा ना, वो जाएगा ऐसे 0 0 1 1 0 1 0 1 ऐसे करके जाएगा। अब अगर उसको पहले से पता है, देखो इसमें क्या है, जिसने ये बनाया ना, उन्होंने उस सीपीयू को बता दिया है कि जब भी मैं ए दबाऊंगा ना, जब भी यहाँ से ए दबाएगा ना, तो तेरे को ये छापना है ना। अब सीपीयू में क्या छपेगा? ये, ठीक है। और सीपीयू में ये छप गया ना, अब सीपीयू क्या करेगा? इस चीज को प्रोसेस करेगा और वो समझेगा, है ना, और समझ के क्या करेगा कि अगर ये अगर आया तो इसका मतलब मेरे को जो मॉनिटर है उस पर क्या दर्शाना है? ये दर्शाना। आया समझ में? मतलब जो ये जो कंप्यूटर जो भाषा समझते हैं ना, वो 0-1 की भाषा समझते हैं। किसकी? 0-1 की, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये चीज लिखा है ना कि ये इसमें परिवर्तन करते हैं, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं, इनको बोलते हैं डिजिटल। इसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हमारे घर के बजट में एनिमेशन में किया जाता है। घर, ऑफिस वगैरह में जितने भी यूज होते हैं ना, ये डिजिटल कंप्यूटर से ही यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ ना, तो हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो देखो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? किसी भी चीज को हाइब्रिड करते हैं ना, बोलते हैं बीज लेके आओ, तो हाइब्रिड बीज लेके आना, है ना। तो वो क्यों बोलते हैं? वही चीज होती है, पर उसको क्या करते हैं, वो जो उसकी जो मेन चीज होती है ना, वो रख लेते हैं, और उसके जो अपवाद होते हैं उनको निकाल देते हैं, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसमें ये जो दोनों कंप्यूटर है ना, दोनों सम्मिलित होते हैं। देखो इसमें लिखा भी होगा, जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण सम्मिलित होते हैं, है ना। उसके भी अच्छे गुण ले लिए, इसके भी अच्छे गुण ले लिए, और एक जगह फिट कर दिए, तो क्या बन गया? हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया, ठीक है ना। अब इसके द्वारा क्या कर क्या सकते हैं? तो इससे दोनों काम कर सकते हैं अपन, जो वो काम करेगा वो भी कर देगा, ये काम करेगा वो भी कर देगा, है ना। तो भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में ले लेता है। पहले उसको अंक में बदलेगा, फिर 0-1 के रूप में बदल देगा, और फिर जाकर के उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। इसके उदाहरण ईसीजी और ये डायलिसिस नाम की जो मशीन है, ये दोनों काम में आते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, और कुछ बचा होगा तो इतना ही होगा। चलो ठीक है, ये भी बात जान ही लो आप, है ना। इतनी सी बात और है, इन्हें भी जाने, है ना, कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये बात आपको मैंने पहले भी शायद बहुत बार बता दी होगी। और चार्ल्स बेबेज कौन है? तो ये महात्मा है ना, इधर दिख रहा है, ये चार्ल्स बेबेज भाई साहब है ना। तो इनका फोटो छाप लेना दिमाग में कि ये नहीं है, ठीक है ना, ये तो ये नहीं, यहाँ पर चार्ल्स बेबेज है ना। कौन है? चार्ल्स बेबेज। देखो एक और बात, इनको नाम को ऐसे लिखते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने नाम को छापा है, ठीक है। अब बात करता हूँ दूसरी बात की, तो अब कंप्यूटर साक्षरता दिवस मतलब कंप्यूटर सिखाने का दिन कब मनाते हैं? तो 2 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। अपन भी सेलिब्रेट करेंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद में है ना, कंप्यूटर लिखते क्या लिखा है, ये लिटरेसी डे ना, लिटरेसी डे, जो भी लिखा है मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा। इसके बाद में आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे बोलते हैं? एलन ट्यूरिंग। देखो इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स बेबेज ने, ये हिस्ट्री बताऊंगा मैं कभी टाइम मिला तो, क्योंकि है ना बहुत पुरानी बात है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था ना, वो बना था 2 मंजिल के बराबर एक ही कंप्यूटर बना, इतना बड़ा, जो ये देवता ने बनाया था ना, इनने है ये कंप्यूटर, तो इनसे भी बना नहीं था। फिर क्या हुआ था, इनके पुत्र आए थे ना, उन्होंने बनाया था, तब जाके कंप्यूटर बना था। पर कितना बड़ा बना था? 2 मंजिल के बराबर। और आधुनिक कंप्यूटर हम किसे बोलते हैं? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ना अपना, उसको। तो इन्होंने तो इतना बड़ा बनाया था, तो इन्होंने क्या किया था, बस एक संकेत दिया था कि हम कंप्यूटर भी बना सकते हैं। तो इनके सिद्धांत पे चले, तो ये कौन है? पितामह है, जनक है, दादाजी है,
कंप्यूटर के, है ना। तो ये अपन इनको बोल सकते हैं। इसके बाद में बात करता हूँ जो आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं, इनके पितामह किसे बोलते हैं अपन? एलन ट्यूरिंग। ये नाम भी थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं ना। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। कब? जब अपना देश आजाद हो गया था ना, उसके एक आध साल बाद में ये प्रस्तुत किया था, ठीक है। सिद्धार्थ जो है कौन है? अब ये मत बोलना सर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। सिद्धार्थ भी एक कंप्यूटर है, पर ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। जैसे परम नाम का एक सुपर कंप्यूटर है ना, ऐसे सिद्धार्थ नाम का क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है। पर पर्सनल कंप्यूटर तो बहुत सारे हैं, पर जो सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर बना था ना अपने भारत में, वो कौन है? सिद्धार्थ नाम का, ठीक है। ये ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर है परम और ये पर्सनल कंप्यूटर है